बीए पाठ द्वितीय के होम साइंस द्वितीय प्रश्न पत्र के ऊर्जा टॉपिक पर आज हम जानकारी लेंगे। ऊर्जा किसे कहते हैं? शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसको ऊर्जा कहा जाता है। ये ऊर्जा जो है हमारे शरीर को खाद्य से प्राप्त होती है। खाद्य में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो ऊर्जा देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। यदि हम इसको परिभाषित करें तो 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा का प्रयोग होता है उसे कैलोरी कहते हैं। ऊर्जा की इकाई है कैलोरी। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी भी ऊष्मा की ज़रूरत होती है वो 1 किलो कैलोरी के बराबर होती है। और ये जो भौतिक शास्त्र में कैलोरीज हैं और इसमें डिफरेंस है, वो लिखने में CAL कैलोरीज लिखते हैं, जो कि KCAL हमारे जो होम साइंस में है वो लिखी जाती है, यानी कि 1 किलोग्राम पानी लेते हैं और जबकि 1 ग्राम पानी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितने तापमान की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। कैलोरीमीट्री मतलब ऊर्जा को नापने वाली इकाई। ऊर्जा की जो इकाई है उसका नाम है कैलोरी। और हमने ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम में देते हैं, जबकि ऊर्जा वसा से 9 किलो कैलोरी आती है। और कैलोरीमीट्री से हम ऊर्जा को नाप सकते हैं। ऊर्जा को नापने के 2 तरीके हैं। हम प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर द्वारा नाप सकते हैं या अप्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री द्वारा नाप सकते हैं। शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो व्यय होती है और ऊर्जा की मान, ये सब इनसे जाना जा सकता है। अगर हम कैलोरीज में दर्शाएं इसको, तो अगर हम चाहें तो प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में इसको प्राप्त देख सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप में तो हम ऊर्जा को जलाते हैं और जितनी गर्मी पैदा होती है वो हम देखते हैं, एक खाद्य में कितनी गर्मी पैदा हुई तो उससे हम ऊष्मा का अंदाज़ लगाते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर प्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री में आता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक तरह का लोहे का एक बम शेप का आइटम है, जिसमें कि हम खाद्य को रख देते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम जैसा भी उनको नापना है, और उसको फिर नीचे जो लोहे की प्लेट है उसको गर्म करते हैं बिजली से, तो लोहे पे प्लेट पे रखा हुआ जो खाद्य है वो जल कर ऊर्जा देता है। और ये जो बॉम्ब शेप का जो लोहे का धातु निर्मित जो बॉम्ब है ये पानी में डूबा हुआ रहता है। पानी का तापमान पहले भी नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जब इसको जलाते हैं तेज बिजली के द्वारा तो उसके तापमान में वृद्धि होती है। हम उसको नोट कर लेते हैं कि इतने ग्राम खाद्य जलने से इतने ग्राम पानी में इतनी पानी का तापमान बढ़ा, तो उससे मालूम पड़ जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोग्राम पानी का कितना ऊर्जा ऊष्मा के निकली, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह हमें मालूम पड़ जाता है प्रत्यक्ष रूप में खाद्य से हम ये पता कर लेते हैं कि कितने ग्राम ऊर्जा निकली, कितनी किलो कैलोरीज ऊर्जा निकली, 1 ग्राम में कितनी किलो कैलोरीज ऊर्जा निकली। ये है प्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री। अप्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री में हम ऑक्सीजन की कितनी मात्रा ऑक्सीजन की यूज़ हुई और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसकी मात्रा पर हम ध्यान रखते हैं और उससे हम पता करते हैं कि कितना कैलोरीज है एक खाद्य में। इसमें जो है अप्रत्यक्ष विधि में ऑक्सी कैलोरीमीटर लेते हैं यंत्र का नाम। इस विधि में बेंडिक्स ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये एक कक्ष होता है जिसमें भोज्य पदार्थ को जलाकर तौल कर रखा जाता है। इस भोज्य पदार्थ को जलाया जाता है। इस कक्ष में एक स्पाइरोमीटर भी रखा रहता है। स्पाइरोमीटर द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा नापी जाती है। भोज्य पदार्थ गलाने में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे अवशोषित किया जाता है। जो ऑक्सीजन की मात्रा प्रयुक्त होती है उसे गणना कर भोज्य पदार्थ का भोज्य मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से जैसा आज हम जानते ही हैं कि जब भी हम कोई खाद्य खाते हैं उसको ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है, तो वो ऊर्जा देती है, पानी देती है और कार्बन डाइऑक्साइड देती है। अगर हमें खाद्य की मात्रा मालूम है
अगर हमें खाद्य की मात्रा मालूम है तो हम ये जानते हैं कि इतने ऑक्सीजन लगी, इतनी ऑक्सीजन हमने सिलेंडर से यूज़ की और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड नापी जा सकती है कि कितनी बनी, तो उससे हम कैलोरीज नाप सकते हैं। तो ये तो हैं दो जो तरीके जिससे प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर से ऊर्जा का नापने का तरीका। अब आता है कि जो भोज्य पदार्थ में कैलोरी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भोजन में पदार्थ की पानी की मात्रा कितनी है, अगर अधिक होगी तो कम होगा मूल्य ऊर्जा का, और ज़्यादा होगी, अगर भोज्य पदार्थ में पानी की मात्रा कम होगी तो अधिक मूल्य होगा। और भोजन में पानी की मात्रा के अलावा भोज्य पदार्थ पकाते समय अधिक चीज़ें अगर डाली जाती हैं तो भी भोज्य का मूल्य कैलोरीज बढ़ जाती हैं या भोज्य मूल्य बढ़ जाता है। इसी तरीके से भोज्य पदार्थ में उपस्थित ऊर्जा प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्वों की मात्रा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा अधिक होंगे तो वो भोज्य पदार्थ की कैलोरी मूल्य ज़्यादा होगा। अगर पत्ते वाली सब्जियां और ऐसी सब्जियां जिनमें पानी की मात्रा अधिक है तो कम मूल्य होगा। और लवण वगैरह की मात्रा अगर हम अधिक रखते हैं या फाइबर की मात्रा हम अधिक रखते हैं तो वो भी खाद्य मूल्य कम होगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और औसतन ये पाया गया है कि अनाज में, दालों में कैलोरी मूल्य अधिक होता है और वसा में, और साथ में आप फिर कैलोरी के मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। उम्र और शारीरिक वृद्धि, जिस पीरियड में शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है उस उम्र में कैलोरीज की मांग ज़्यादा हो जाती है। जैसे गर्भवती महिला, किशोर अवस्था, इन सब में कैलोरीज, स्कूल जाने वाले बच्चे, इन सब में कैलोरी की मांग बढ़ जाती है। तो जैसे वृद्धि ज़्यादा होगी तो कैलोरीज की मांग भी ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे 1 से 6 माह में 108 कैलोरीज प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से है। 6 से 12 माह में 98 कैलोरी प्रति किलोग्राम भार। फिर उसके बाद में 1 से 3 वर्ष में 1240 किलो कैलोरीज, और 4 से 6 में 1690 कैलोरीज, 7 से 9 वर्ष में 1950 कैलोरी, 10 से 12 में 2000 से 2300 कैलोरी, लड़का है तो 2450 कैलोरी और लड़की है तो 2060 कैलोरी, 16 से 19 में 2640 कैलोरी और 2060 कैलोरी लड़की के लिए। प्रौढ़ में अधिक क्रियाशील है तो 3800 किलो कैलोरीज, मध्य क्रियाशील है तो 2875 कैलोरीज और कम क्रियाशील है तो 2425 कैलोरीज। प्रौढ़ महिला की जो है वो 2925 अगर वो क्रियाशील है, हार्ड वर्कर है, मध्यम या मॉडरेट वर्कर है तो 2225 किलो कैलोरी और कम क्रियाशील है तो 1875 कैलोरीज। व्यवसाय हम क्या करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। अगर हम साधारण क्रियाशीलता का काम करते हैं, जैसे शारीरिक श्रम तो कम है और दिमागी काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसमें हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मध्यम क्रियाशीलता में जैसे कि ट्रैक्टर चलाना या 8 घंटे का जो हम करते हैं उसमें हमारा अलग होता है। फिर क्रियाशीलता के अनुसार कैलोरी की मांग, जो कम क्रियाशीलता होती है, जो कम काम करते हैं जैसे बैठे हुए काम, और मध्यम क्रियाशीलता में जो लगातार 8 घंटे का क्रियाशीलता दिखाते हैं, जैसे आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, या ये सब मध्यम क्रियाशीलता वाले काम हैं। और अधिक क्रियाशीलता में भाटे का काम और वो करते हैं जो बहुत भारी काम है और खूब घंटे करना पड़ता है तो वो थक जाते हैं, तो ऐसे काम को अधिक क्रियाशीलता वाला कार्य कहते हैं। जो साधारण महिला का जो कार्य होता है या घरेलू काम हम जो करते हैं वो मतलब कम क्रियाशीलता वाला कार्य में आता है। जलवायु प्रभावित करती है। जलवायु अगर ठंडी होगी तो हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अगर गर्म मौसम है तो हमें कम कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज जहाँ बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पर वो लोग चीज़, बटर वगैरह ज़्यादा लेते हैं, जबकि हम लोगों के यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है तो हम लोग कम उपयोग में लेते हैं।
फिर आती है लिंग पे या सेक्स बोल सकते हैं। अगर लड़कियां हैं उनमें वसामय उत्तक अधिक होते हैं और ऊर्जा कम खर्च होती है, जबकि लड़कों में आपके मांसल उत्तक ज़्यादा होते हैं, मांसपेशियाँ ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए उनको ऊर्जा भी अधिक आवश्यकता होती है। फिर आता है विशेष अवस्था, जैसे गर्भवती महिला की या शैशव अवस्था या आपके स्तनपान कराने वाली महिला, जो कि स्तनपान कराने वाली महिला दूध स्रावित करती है तो उसकी ऊर्जा भी उसको आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला के भी, क्योंकि वृद्धि तेज गति से हो रही है तो उसे भी ऊर्जा की आवश्यकता अधिक हो जाती है। लगभग 500 किलो कैलोरीज एक आम स्त्री से ज़्यादा चाहिए होती है उसे, और धात्री अवस्था में 1000 किलो कैलोरी अधिक। फिर आता है आधारी उपापचयन। आधारी उपापचयन भी कैलोरी की ज़रूरत को प्रभावित करता है। आधारी उपापचयन अनैच्छिक क्रिया में जो हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है वो है ऐसी अवस्था जिसमें विश्राम अवस्था में है, हम जग रहे हैं, सोए भी नहीं हैं, खाना खाए हुए हमें 12 घंटे हो गए हैं, और जब उस कंडीशन में जो हमारी ऊर्जा का खर्च है वो सिर्फ अनैच्छिक क्रियाओं के लिए है, जैसे हृदय, गुर्दर, पाचन अवस्था, कोशिकाओं में होने वाले चाहे अपचय, श्वसन क्रियाएं और नलिका विहीन ग्रंथियों की क्रियाएं, आंतरिक अंगों की अनैच्छिक क्रियाएं जो चलती रहती हैं, उसमें जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे बोलते हैं आधारी उपापचयन, बेसिक मेटाबॉलिज्म, BMR। आधारी उपापचयन नापने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का शरीर का तापमान साधारण हो, भोजन कम से कम 12 घंटे हो चुके हों और शारीरिक और मानसिक रूप से आराम की अवस्था में हो, तब हम उसको कहते हैं कि ये आधारी उपापचयन है। आधारी उपापचयन की गति नापने के लिए बेंडिक्स मशीन का प्रयोग किया जाता है, और यंत्र में व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन एक सिलेंडर द्वारा पहुंचाई जाती है और 6 लीटर की होती है। रिसीव करने के ऊपर एक टावर होता है, और इसके ऊपर जो टावर है उसमें सोडा लाइम होता है, और मनुष्य सिलेंडर से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सोडा लाइम से सोख ली जाती है और 6 मिनट तक नाक से सांस लेनी पड़ती है और मुंह से सांस छोड़नी पड़ती है, और मनुष्य द्वारा इतनी ऑक्सीजन ग्रहण की और उसके यंत्र में लगे हुए कोमोग्राफ से मालूम हो जाता है। और 1 लीटर ऑक्सीजन का मूल्य 4.8 किलो कैलोरीज है, और इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी घंटे में उसने कितनी ऊर्जा खर्च की। इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों की ऊर्जा की मांग में अंतर होता है। प्रौढ़ व्यक्ति के आधारी उपापचय दर उसके शरीर के भार के 1 किलोग्राम प्रति घंटा होती है। अलग अलग भार के हिसाब से, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा आधारी उपापचयन डिफरेंट होता है। आधारी उपापचयन को प्रभावित करने वाले तंत्र हैं शरीर का क्षेत्रफल, शरीर का भार, उम्र, शारीरिक संरचना, योनि भेद, निद्रा, कुपोषण और उपवास, शारीरिक क्रियाशीलता। ज्वर की अवस्था में 1 डिग्री तापमान अगर बढ़ेगा तो 7 किलो कैलोरीज आधारी उपापचयन में परिवर्तन होगा। तो जलवायु, फिर नलिका विहीन ग्रंथियों में, फिर विशेष अवस्थाओं में, किशोर अवस्था में, गर्भावस्था में, धात्री अवस्था में BMR बढ़ जाता है। तो ऐच्छिक क्रियाओं में जिस ऊर्जा खर्च होती है उनके वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने एक कुल व्यय कैलोरी ज्ञात कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम व्यय और कितनी हम कैलोरीज ले रहे हैं और कितनी व्यय कर रहे हैं उसका अंदाज़ा लगा लें तो हमें आराम से हम गणना कर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे दे रखा है कि ऊर्जा व्यय आराम से बैठने में 1.43 कैलोरीज, आराम से खड़े रहने में 1.5, सावधान स्थिति में खड़े रहने पर 1.63, बोलकर पढ़ना 1.5, जागृत अवस्था में लेटना 1.10, नींद में 0.93, और हाथ की सिलाई करना 1.59, मशीन से सिलाई करना 1.93, झाड़ू लगाना 2.41, प्रेस करना 2.06, हल्के काम करना 2.43, हल्की कसरत 2.86, भारी कसरत 6.43, दांत साफ करना, नहाना 3, शारीरिक श्रम करने वाले काम 5। तो इस तरीके से हम ऊर्जा का व्यय किस किस में कितने घंटे और कितने मिनट हमने काम किया उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
कुल व्यय कितना हुआ और हमने कितना लिया, खाने में हमने कितने ग्राम खाए और उससे कितनी ऊर्जा निकलेगी, तो ये हम अंदाज़ा कर सकते हैं। और कैलोरी की कमी के प्रभाव, वजन कम होना, दुबला होना, क्रियाशीलता में कमी आ जाना, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, वो बढ़ते नहीं हैं बच्चे, भूख का ना लगना, अपचन की शिकायत होना, खून की कमी होना, रंग रोधन शक्ति में कमी आना, रोग रोधन शक्ति यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये सब हमारे खाद्य ऊर्जा पर निर्भर करते हैं और अधिकता से हमारा ओबेसिटी बढ़ सकती है, मोटापा बढ़ जाता है, हृदय रोग, गुर्दे के रोग, मधुमेह रोग, ये सब बढ़ते हैं। तो इसलिए ऊर्जा का व्यय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी हम खाना इनटेक जो ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, खाद्य की मात्रा जो हम ले रहे हैं, उससे ऊर्जा ले रहे हैं, उसकी जो खर्च है, व्यय की गई है, जो आउटपुट है वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो लिया हुआ है वो पूरी तरीके से उपयोग में हो जाए। अगर हम एक्सेस लेंगे, काम कम करेंगे, व्यय कम करेंगे, तो वो हमारे शरीर में चर्बी के रूप में जमा होती रहेगी और मोटापे को बढ़ाएगी। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि ऊर्जा का व्यय और उसका इनटेक जो है वो बराबर होना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए घातक ना हो। इसके लिए इसमें अगर आप अधिक जानकारी हासिल करना चाहें तो वृंदा सिंह की आहार आयोजन की किताब को रेफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद।